सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आई एम संजू गंजीर। सो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक यूनिक मैकेनिज़्म और एक एलिमेंट के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं संजू गंजीर आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं और आज का जो ये डिस्कसिंग वीडियो है, उम्मीद करता हूं इसको आप अच्छे से समझेंगे और मैं अपनी तरफ से 110% दे रहा हूं। ठीक है, तो कोशिश मैं यही कर रहा हूं कि सभी को छोटी से छोटी चीज़ें अच्छी से समझ में आनी चाहिए। कभी भी कोई डाउट फेस कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्प्रिंग का मैंने एक डायग्राम ऑलरेडी सेट करके रखा है आपकी स्क्रीन पर, और ये जो है एक टाइप का हेलिकल स्प्रिंग है। आज हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग के बारे में। जैसे ही नाम आपने सुना स्प्रिंग, आपके मन में, आपके माइंड पे बहुत सारे थॉट्स आ रही होंगी। स्प्रिंग 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 कहाँ पर यूज़ होता है, किस टाइप से होता है, क्या करता है। तो बहुत ही सिंपल सा है। स्प्रिंग हर जगह, हर एक छोटी से छोटी मशीन या और कुछ भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। चाहे तो आप पेन, आपको मैं दिखाऊंगा एग्जांपल, तो सभी जगहों पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये जो होता है आपके अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि कहीं पर शॉक एब्जॉर्ब करने की बात हो, एनर्जी स्टोर करने की बात हो, वाइब्रेशन स्टोर करने की बात हो, इम्पैक्ट लोड रेजिस्ट करने की बात हो, सभी जगह ये, या फिर फोर्स को कंट्रोल करने की, मोशन को कंट्रोल करने की बात हो, तो ये बखूबी वहाँ पर अपना रोल प्ले करता है। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट, और यू कैन से द फंक्शन ऑफ दिस एलिमेंट इज टू वाइड। आपने छोटे से खिलौने भी देखे होंगे, वहां पर भी इसका यूज है। आपने ऑटोमोबाइल के सस्पेंशन के बारे में सुना होगा, वहां पर भी इसका यूज है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसका यूज़ किया जाता है। और आज के दिनों में आपको बहुत एक स्पेशल टाइप की स्प्रिंग देखने को मिलेंगी। तो आज हम उसके बारे में बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग के बारे में। द टॉपिक ऑफ द डे इज स्प्रिंग। स्प्रिंग, व्हाट इज स्प्रिंग? वन सेकेंड। कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बता दे रहा हूं। सभी को पता है इसका डेफिनेशन अलग अलग तरीकों से दिया जाता है, तो मैं यूनिक आपको डेफिनेशन बताता हूं। इट इज अ मैकेनिकल एलिमेंट। इट इज एन मैकेनिकल एलिमेंट, रिमेंबर, मैकेनिकल एलिमेंट, or you can say it is a mechanical element, and it can be defined as an elastic body, which when stretched or compressed when stretched or compressed, it can returns to its original shape after the removal of load. ओके, क्या बोला गया है यहाँ पर कि जो ये होता है एक इलास्टिक बॉडी होती है, जिसको यदि हम कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें तो ये क्या होता है, अपने
वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूँ, आप देख पा रहे होंगे ये एक टाइप का स्प्रिंग मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है बनाने की। तो ये देखिए ये एंड है, अगर मैं इसको देखिए अभी नॉर्मल जो भी इसकी लंबाई होगी मान लीजिए L, अब इसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, ये देखिए, तो ये देखिए ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। अगर मैं इसको कंप्रेस करूँ तो भी अपने वापस शेप में आ जाएगा। एंड एब्जॉर्बिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो हम लास्ट में लिख सकते हैं the removal of load and absorbing some energy, so it is the definition of the spring. so आगे हम इसके एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे और इसके टाइप के बारे में जानेंगे। तो चलिए, ये टर्म्स जो आप देख पा रहे हैं ये मैं बताऊंगा पहले, है ना, और उसके बाद एप्लीकेशन तो आप लोग बहुत जगह इसका देखे होंगे। तो पहले ये आप इसको अच्छे से समझ जाएं ये क्या है ना। और तो एप्लीकेशन जो हम इसका देखते हैं, ये जो होगा आप चाहे तो इसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में, कंट्रोल करने में यूज कर सकते हैं। तो चलिए, इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब और control the energy either shock or vibration as in car springs, like कार स्प्रिंग्स आपने देखा होगा। और रेलवे बफर्स यहाँ पर भी यूज होता है, रेलवे बफर्स, और शॉक एब्जॉर्बर, लैंडिंग गियर्स, है ना, शॉक एब्जॉर्बर्स में भी यूज हो सकता है। और बहुत सारे आपने देखे होंगे जगह जगह, है ना। तो ये सिंपल सा हो गया। और कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपने क्लच, ब्रेक, है ना, ये सब में भी स्प्रिंग यूज होता है। तो चलिए दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं, टू अप्लाई फोर्सेस एज इन ब्रेक्स क्लचेस एंड स्प्रिंग लोडेड वॉल्स। तो आपने क्लच तो जानते ही हैं, ब्रेक भी सुने होंगे। तो ब्रेक जब आप अप्लाई करते हैं, है ना, तो वहां पर आप ब्रेक का अरेंजमेंट देखेंगे, जो डिस्क ब्रेक हो या ड्रम ब्रेक हो, वहां पर रिटार्ड स्प्रिंग यूज होता है, जो रिटार्ड भी हो सकता है। दैट मीन्स आप अगर उस पर अप्लाई करते हैं, तो जैसे आपने ब्रेक लगाया, आपने अगर ब्रेक लगाया तो क्या होगा, जो ब्रेक के अंदर जो स्प्रिंग का जो ड्रम होगा ना, यहाँ पर ब्रेक का, उसमें जो स्प्रिंग का अरेंजमेंट होगा, वो क्या हो सकता है, जब आप ब्रेक लगाओगे तो वो टोटली जाके लीवर पे जब आप प्रेस करोगे तो वो व्हील के साथ जो ड्रम रहता है उसका डिस्क, है ना, वहां पर वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो वो जो पहिया है आपका रोटेट होना बंद हो जाता है। जैसे ही आप उसको वापस से क्या करोगे, जो आपने ब्रेक प्रेस किया होगा उसको वापस से रिमूव करोगे, तो वापस वो रिटार्ड हो जाता है, छोड़ देता है, ठीक है, पकड़ को। तो ये इस टाइप से काम कर सकता है। और आपने वॉचेस में इसका यूज देखा होगा, है ना, वॉच में कैम फॉलोवर, मोशन कंट्रोल करने के लिए यूज होता है कैम फॉलोवर। तो ये बहुत सारे एयरक्राफ्ट में भी यूज हो सकता है ना, इंजन इंडिकेटर्स, सो अ लॉट ऑफ fields where they used. Okay, now we can talking about the some kind of springs। और उसके बाद हम एक हेलिकल स्प्रिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है इसका और बहुत जगह यूज होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए अभी कुछ देर के लिए इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। तो टाइप्स ऑफ स्प्रिंग की बात करें तो बहुत सारे टाइप्स होती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हेलिकल स्प्रिंग आपका टाइप्स अगर मैं बात करूँ,
टाइप्स ऑफ स्प्रिंग की, तो चलिए देखेंगे बहुत सारे टाइप्स हैं। ये जब नंबर 1 आ रहा है आपका, ये हेलिकल स्प्रिंग जो आप डायग्राम पे देख रहे हैं और जो मेरे पास है, ये देखिए इस तरीके का, ये हेलिकल, यहाँ पर ये हेलिक्स फॉर्म में है, याद रखेंगे, नॉट अ पैरेलल। इसमें सब काइंड ऑफ एंगल बनता है, आप देख पा रहे हैं। अगर ये इसको मैं पैरेलल करूँ तो ये वाला आप देख पा रहे हैं क्वाइल, इनके बीच में कुछ एंगल है, इसी को बोलते हैं हेलिक्स एंगल। दिस इज हेलिक्स एंगल, ओके। तो ये 10-15 डिग्री का होता है, वेरी करता है एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लोड्स। तो हेलिकल स्प्रिंग, अब यहाँ पर फर्दर ये 2 टाइप का हम लोग इसको पढ़ेंगे। एक होता है कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग और दूसरा होता है टेंशन। ठीक है, चलिए तो आज का डिस्कसिंग टॉपिक रहेगा। दूसरे में स्प्रिंग की बात करूं तो आप कोनिकल स्प्रिंग जानते होंगे और वॉल्यूट स्प्रिंग होता है। ये कैसे होता है? कोनिकल, दैट मीन्स कोनिकल फॉर्म में रहेगा। अगर मैं सिंपल सा बना दूं कोन टाइप, ये देखिए यहाँ पर स्प्रिंग अरेंजमेंट अगर मैं दिखा दूं इस टाइप से, ये देखिए, ये तो आप देख पा रहे हैं ये कोनिकल फॉर्म में ऐसे होता है ना, ये कोनिकल शेप में दिख रहा होगा आपको। तो ये इस टाइप का जब भी स्प्रिंग आप कहीं पर देखे होंगे तो ये कोनिकल स्प्रिंग कहलाएगा, याद रखेंगे, है ना। और कोनिकल स्प्रिंग जो होता है वो एक स्पेशल एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि टेलीस्कोपिक स्प्रिंग आपने नाम सुना होगा, है ना, टेलीस्कोपिक स्प्रिंग। तो यहाँ पर यूज होता है, स्पेशल पर्पस वाली स्प्रिंग है ये। वॉल्यूट स्प्रिंग जो होता है पैराबोलॉइड फॉर्म में होता है और बहुत ही सिंपल सा है, ये भी स्पेशल पर्पस स्प्रिंग है। जो वॉल्यूट स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ ये ऐसे पैराबोलिकल फॉर्म में रहता है इस टाइप से, है ना। और यहाँ पर आप इस टाइप से, है ना, ये देखिए इस टाइप से ये पैराबोलिकल फॉर्म में रहता है ये। तो इस टाइप जब भी आपने देखे होंगे बहुत सारे चीज़ों में यूज होता है ये, है ना, तो स्पेशल पर्पस है। नेक्स्ट हम बात करें तो एक और स्प्रिंग आएगा इसमें, टॉर्सन स्प्रिंग। टॉर्क के लिए, टॉर्क की हम जब बात करेंगे तो टॉर्सन स्प्रिंग यूज होता है, टॉर्सन स्प्रिंग, ठीक है। और टॉर्सन स्प्रिंग अलग अलग फॉर्म में होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे मैं बना दूं, ये देखिए कि स्प्रिंग का ही टाइप है ये, मैं बना देता हूँ, ये कॉइल्स है उसकी। तो इसको आपने जब आप लोग एग्ज़ाम दिलाने जाते थे पहले, तो जो पेपर को जिसमें आप लोग क्या करते थे, होल्ड करते थे इस टाइप से, है ना, वो वही है पेपर होल्डर। तो यहाँ पर आप लोग, आपको अच्छे से याद होगा, तो ये टॉर्सन स्प्रिंग होता है, ये एक फॉर्म के टॉर्क को यहाँ से यहाँ पर ले जाता है, ठीक है। और एक इसको दूसरा तरीके से भी बना सकते हैं, ये इस टाइप से आप इसको यूज़ कर सकते हो। मान लिया यहाँ पर सर्कल बना देना है आपको इस टाइप से, है ना, और ये इस टाइप से देखिए 90 डिग्री में, है ना, ये कर सकता है। यहाँ पर अगर फोर्स लगा रहे हो आप कोई काइंड ऑफ की, तो ये इसमें आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी, है ना, इस वाले लीवर पे। ये इसको बोलते हैं लैग लेंथ, लैग लेंथ बहुत सिंपल सा है। तो देखिए 90 डिग्री डिफ्लेक्शन में भी यूज हो सकता है, 90 डिग्री डिफ्लेक्शन पे आप इसको यूज कर सकते हैं, इस तरह से देख लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। तो इट इज़ सो इजी। नाउ हम बात करेंगे अब एक और स्प्रिंग की, ठीक है, जिसको आप जानते हैं और बहुत जगह देखे भी हैं, लिफ स्प्रिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट दी लिफ स्प्रिंग, लेमिनेटेड स्प्रिंग भी बोल सकते हैं इसी को, कैरेज स्प्रिंग भी बोलते हैं। और ये आपने देखा होगा, बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म होता है इसका, इस टाइप से, ये देखिए यहाँ पर लिप्स लगी रहती हैं, फिर ये ग्रेजुएटेड लिप होती है, मास्टर्स लिप होती है। ये आपने एक्चुअल में कहाँ पर देखा है बताइए इसको। यहाँ पर क्लैंप होता है ऐसे ज्वाइंट करने के लिए, इस साइड भी, है ना, ये देखिए। तो ये एक्चुअल में मेन आपका जो बॉडी होती है, मान लीजिए मैं कोई डायग्राम बना के शो करूँगा आपके लिए, है ना। सपोज यहाँ पर ये कोई व्हीकल है ना, व्हीकल का जो पूरा बॉडी होता है, ये आप इसका ये पार्ट अलग कर दें, तो ये वाली जो पोर्शन होती है, ये देखिए,
तो ये यहाँ कहीं पर ये टोटल इस लोड को इसका वेट को रेजिस्ट करने के लिए यूज होता है, मेन आपके सस्पेंशन पे यूज होता है, ठीक है। इसलिए इसको लिफ स्प्रिंग बोला जाता है, ठीक है। पत्तियाँ रहती है इसमें, दो काइंड से मिलकर बनता है, मास्टर लिफ और एक होता है ग्रेजुएटेड लिफ। तो इसके बारे में मैं आपको जब दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। पहले आज हम पढ़ेंगे हेलिकल स्प्रिंग के बारे में, ठीक है। और भी स्प्रिंग के टाइप हो सकते हैं, जैसे कि डिस्क और बिवेलिंग स्प्रिंग, जो डिस्क के फॉर्म में होगा और ये बिवेल के फॉर्म में होगा, ठीक है। डिस्क इन द सेंस आपने देखा है इस टाइप से फॉर्म में, है ना, डिस्क फॉर्म में हो सकता है इस टाइप से ऐसे, तो ये होगा। तो उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हेलिकल स्प्रिंग, जो ये आपको मैं बार बार दिखा रहा हूँ, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ हेलिकल स्प्रिंग के बारे में। चलिए, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दी हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग, ओके। सो हेलिकल स्प्रिंग क्या होता है? हेलिकल स्प्रिंग आर आल्सो नोन एज कॉइल स्प्रिंग, और ये जो होता है इट इज ऑल्सो नोन एज कॉइल स्प्रिंग, बिकॉज ये कॉइल देखिए कॉइल कैसे होता है आपको मैं दिखाया, देखिए आप देख रहा ये कॉइल है, दिस इज कॉइल। तो ये कॉइल से मिलकर बना होता है ना। दे आर मेड ऑफ वायर कॉइल्ड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, सो इट इज डिफाइंड एज हेलिकल स्प्रिंग आर आल्सो नोन एज कॉइल स्प्रिंग, एंड दे आर मेड ऑफ वायर है, वायर के फॉर्म में हो सकता है, वायर कॉइल्ड in the form of helix, in the form of helix। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्या होता है हेलिक्स। ये देखिए, ये जो आपका ये इसका सेंटर लाइन है हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर, अगर ऐसे करूं तो ये देखिए यहाँ से, और उसके कोरेस्पोंडिंग जो कॉइल होगा ये दिख रहा होगा, तो इसका जो एंगल बना रहा है यहाँ पर ये होगा हेलिक्स एंगल। तो हेलिक्स के फॉर्म में होता है, एंड इट इज प्राइमरली इंटेंडेड फॉर, और इसको किसके लिए यूज किया जाता है? कंप्रेसिव एंड टेंसाइल लोड के लिए, कंप्रेसिव और टेंसाइल लोड, तो दोनों के लिए ये यूज किया जाता है। और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो राउंड शेप में होगा, याद रखेंगे, बिकॉज वायर सर्कुलर सेक्शन में होगा, और राउंड भी हो सकता है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। इन केस ऑफ टोर्सन स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग, है ना, टोर्सन और स्पाइरल स्प्रिंग के केस में ये स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकता है। और ये दो तरीके से होता है, मैंने बताया आपको पहले ही कि देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, ओके, या कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग, कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग। अब कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग क्या होगा? तो ये बहुत ही सिंपल सा है, जैसे कि ये मैंने आपको डायग्राम से शो किया, यही है आपका, इसको मान के चलते हैं कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग है। सपोज यहाँ पर कोई लोड दिख रहा होगा आपको, है ना, इस एंड से भी लोड लगा दूं या एक एंड से लोड लगा दूं, तो देखिए इसका टर्मिनोलॉजी को आपको समझना है, एक्चुअल में होता क्या है। तो ये जब मैं न्यूमेरिकल में आऊँगा तो आपको बताऊँगा। तो हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग जो होगा वो कंप्रेसिव लोड के लिए डिजाइन किया जाता है, इट इज बेसिकली डिजाइन फॉर द कंप्रेसिव लोड। और क्या होता है इसमें जो कॉइल्स होंगी, देखिए रिलेटिव्स जो हेलिकल कॉइल्स होंगी वो बहुत थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस में होता है। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए इनका डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, तो मिडिल का जो डिस्टेंस वो पिच कहलाता है, बाद में बताऊंगा उसको। तो ये कॉइल्स आपको बहुत दिख रहा होगा, तो ये लार्जर डिस्टेंस पे होता है, बिकॉज जब इसमें कौन सा एप्लीकेशन लगने वाला है? कंप्रेशन, तो ये ऐसे होने वाला है, ये देखिए, तो ये ठीक है। अब इतना ही कम होगा, मान लीजिए कॉइल पास होंगी तो और कंप्रेस हो जाएगा क्या? फर्दर कंप्रेस नहीं हो पाएगा ये,
तो इसलिए लार्ज डिस्टेंस लेना पड़ता है कॉइल के बीच में, ताकि जब ये इस पर कोई लोड लगे तो ये इजीली सारी कॉइल्स जो है एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाए। ठीक है, तो याद रखेंगे तो ये होगा। ठीक है, क्योंकि इसका लेंथ क्या होगा बताओ, जब लगेगा तो रिड्यूस हो जाएगा, इस वजह से इसको लार्जर डायमेंशन का किया जाता है। और ये कहाँ पर यूज होता है इसको ही जानना जरूरी है। तो इसका एप्लीकेशन आप देखे होंगे, शॉक एब्जॉर्बर जो बाइक्स में लगी होंगी, कार्स में लगी होती, वहाँ पर होता है, और ऑटोमोबाइल सस्पेंशन में, है ना, ऑटोमोबाइल सस्पेंशन भी लिख सकते हैं। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ, आपने रिट्रैक्टेबल पेन देखा होगा, रिट्रैक्टेबल पेन, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आई विल शो यू। सो ये देखिए, ये जो है आपका, ये है रिट्रैक्टेबल पेन। ठीक है, अब इसकी स्प्रिंग को मैं इसमें होता है यूज़ कि नहीं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, देख पा रहे हैं। ये देखिए, जब इस पर आप अप्लाई कर दो ये फोर्स देखिए, तो ये कंप्रेस होता है, देखिए यहाँ से। ओके, तो ये कंप्रेस इस लोड को रेजिस्ट करता है ना, याद रखेंगे। देखिए कैसे वर्क करता है, बहुत सिंपल सा है। ये देखिए, ये ओके है। ये देखिए, इसको मैं प्रेस किया, इधर देखिए निकल गया। वापस से जब इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये वापस से क्लोज हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं रिट्रैक्टेबल पेन। तो बहुत जगह पर इसका यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा जो था अपना टाइप, कौन सा, टेंशन स्प्रिंग। अब टेंशन स्प्रिंग भी सिंपल सा है, टेंशन हेलिकल स्प्रिंग, है ना, टेंशन हेलिकल स्प्रिंग। और ये कैसे इसका डिज़ाइन होता है, तो सपोज मैं आपको नंबर ऑफ कॉइल से बता देता हूँ इसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है। सपोज ये आपकी टेंशन है, तो क्या होगा पता है, क्योंकि ये अब स्ट्रेच होने वाला है, तो इसके जो कॉइल्स होंगी वो क्लोजलर या फिर क्लोजली कॉन्टेक्ट होंगी, याद रखेंगे। तो ये क्लोजली कॉन्टेक्ट में होंगी इस टाइप से, ये देख पा रहे होंगे आप। और ये इसका एंड है, तो ये देखिए यहाँ से आप इसको कोई लोड देके स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, स्ट्रेच देने पर इनका जो गेप है अब वो बढ़ जाएगा, ऐसे थोड़ा सा गेपिंग आ जाएगा। तो लेंथ क्या हो जा रहा है, ये देखो इंक्रीज हो जा रही है। ठीक है, इसलिए इसके हमको क्या करना पड़ता है, कॉइल्स को क्या करना पड़ता है, पास पास देना पड़ता है। बिकॉज अगर हम दूर दूर देंगे तो और स्ट्रेच हो जाएगा, तो इसकी जो स्टीफनेस है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। तो लोड रजिस्ट करने की जो एक्चुअल में जो टेंडेंसी होगी वो खत्म हो जाएगी, तो स्टीफनेस पे लॉसेस आनी चालू हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। तो ये यहाँ पर कहाँ पर यूज होता है, आपने बहुत जगह पर देखा होगा, जो डोर स्लाइडर डोर होती हैं, गैरेज डोर्स होती है, वहाँ पर वेगिंग मशीन में। ठीक है, कहाँ कहाँ पर बता देता हूँ, गैरेज जो डोर आप यूज़ करते हैं, गैराज है ना, डोर्स जो बना होता है वो। और वेगिंग मशीन में यूज कर सकते हैं, वेट लिफ्टर मशीन, है ना। और स्प्रिंग लोडेड जॉ प्लायर्स, स्प्रिंग लोडेड जॉ प्लायर्स, PLIERS। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली इनको नेम से सर्च मार लें, ज़्यादा होता है तो आपको एक्चुअल में एप्लीकेशन देखना है तो। बट मैंने आपको वर्क कैसे करता है ये बता दिया है, इस फॉर्म में रहेगा। जब आपको इसको स्ट्रेच करोगे, दैट मीन्स आप पुल करोगे, इसको खींचोगे, तो इनके जो कॉइल्स है वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट को छोड़ देगा, और वापस से जब लोड को रिमूव करोगे तो वापस से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है इलास्टिक बॉडी। ओके, सो ये तो छोटा सा डेफिनेशन था। अब मैं आपको इसके डिज़ाइन के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए, ये वाला आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है, याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट यही चीज़। तो इसीलिए मैं इसको अब नहीं मिटा रहा हूँ, फिर से इसको देखेंगे आप लोग। चलिए मान लीजिए इस तरीके से था, है ना। अब क्या होगा देखिए,
तो इसी को मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज, है ना। तो क्या होगा, अच्छा सबसे पहले डिजाइन तो कर देंगे, उससे पहले मैं कुछ बेसिक्स टर्म्स आपको बताने वाला हूँ जो यहाँ पर उपयोग किया जाता है ना, जिसके बिना आप स्प्रिंग के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को कैसे डिफाइन करोगे उसको जानना भी जरूरी है। तो ये डायग्राम से मैं आपको बता दूंगा। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं जो बेसिक टर्म्स होती है। अच्छा ये किससे बनता है, सबसे पहली बात है, और किस मटेरियल से इसको बनाया जाता है। तो इसको ऑयल टेम्पर्ड याद रखेंगे, ऑयल टेम्पर्ड कार्बन स्टील से बनाया जाता है जनरली, है ना। और जिसमें कार्बन की जो मात्रा होती है 0.6 से 0.7% होती है, और जिसमें 0.6 से 1% मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीज पाया जाता है। और साथ ही नॉन फेरस मटेरियल भी यूज किया जाता है, मोनल मेटल में भी यूज किया जा सकता है। तो ये तो हो गया, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम देखेंगे इसके कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, है ना। तो चलिए उसी को देखेंगे क्या क्या है। सो स्टार्ट विद द बेसिक टर्म्स, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टर्म आएगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड नोटेशन बता रहा हूँ, टर्म्स यूज्ड इन हेलिकल स्प्रिंग। तो सबसे पहला है आपका सॉलिड लेंथ। सॉलिड लेंथ, नाम से ही आपको पता चल गया होगा व्हाट इज द सॉलिड लेंथ। तो सॉलिड लेंथ क्या होगी ये आपको बता देता हूं कि यदि हम कंप्रेशन स्प्रिंग को, देखिए इसको एक सेकंड, है ना, ये देखिए इसको मैं फुली कंप्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए फुली, ये आपस में कम कांटेक्ट, सारी स्प्रिंग एक दूसरे के कांटेक्ट में आनी चाहिए, सारी स्प्रिंग्स लगभग। ये दिख रहा है आप सभी को ये। तो इस समय जो इस लंबाई होगी इसकी वो क्या कहलाएगी, सॉलिड लेंथ कहलाएगी। ठीक है, जैसे मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। अब जब इसको कंप्रेस करोगे दोनों साइड से, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सभी एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगी कि नहीं। ठीक है, सारी स्प्रिंग्स, सारी कॉइल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगी ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से ये फुली कंप्रेस हो जाएगा, मान लिया जाए ये ऐसे। चलिए ये देखिए, इसमें हमने लोड अप्लाई किया था W, मान लीजिए W, तो फुली कंप्रेस हो गया। तो इस समय जो लेंथ आपको मिलेगी वो कहलाएगा सॉलिड लेंथ। ठीक है, तो सॉलिड लेंथ इज डिफाइंड एज कि जब हम किसी हेलिकल स्प्रिंग को फुली कंप्रेस करते हैं तो सारी कॉइल्स क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के कांटेक्ट में आनी चाहिए। तो उस समय जो लेंथ मिलेगा हमको वो कहलाएगा सॉलिड लेंथ। और इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए LS से डिनोट करेंगे, इसको हम n डैश इंटू स्मॉल d करेंगे। अब n डैश क्या है, सो n डैश इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए देयर आर 7 कॉइल्स, तो ये हो जाएगा n डैश इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब ये डायमीटर है सबका, तो सेम होगा d, तो 7 इंटू डी करूंगा तभी तो लेंथ निकलेगा, याद है। तो ये सॉलिड लेंथ आपको मिलेगा, ये याद रख लेंगे। ठीक है, एन डैश इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, ओके, और d इज इक्वल टू, ये जो d है आपका ये है डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर। इसका डायमीटर यहाँ पर मैं दिखा दूंगा आपको, ये लिखा भी है, देखिए d, डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर। चलिए ये तो हो गया सॉलिड लेंथ। अब दूसरा बात फ्री लेंथ की करता हूँ। तो फ्री लेंथ तो सिंपल समझ में आ गया होगा, अनकंप्रेस्ड स्टेट। फ्री लेंथ दैट मीन्स अनकंप्रेस्ड स्टेट, मतलब फ्री होगा, कोई लोड नहीं लगेगा। तो उस समय कॉइल्स जो होंगी वो बताइए क्या होगा, दूर में होगा कि नहीं, ये इस तरीके से, है ना, मान लीजिए ये ऐसे आपको अरेंजमेंट उस समय कुछ दिखाई देगा। ओके, चलिए तो ये देखिए
फ्री रहेगा, यहाँ पर नो लोड, कोई भी लोड नहीं होगा, तो ये जो लंबाई कहलाएगी इसको आप एल एफ बोलेंगे, फ्री लेंथ। सो इसको डिफाइन कैसे करोगे, लेंथ ऑफ स्प्रिंग इन दी फ्री और अनलोडेड कंडीशन, फ्री और अनलोडेड कंडीशन। तो जब कोई भी लोड यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा तो वो फ्री लेंथ कहलाएगा। और इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, एल एफ इज इक्वल टू एन डैश इंटू डी, पहले वाला जो हमने सॉलिड लेंथ निकाला, प्लस डेल मैक्स, ये डिफ्लेक्शन हो जाएगा, प्लस 0.15 इंटू डेल मैक्स, अगेन डेल मैक्स इज दी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो ये भी फॉर्मूला कैसे निकलेगा ये बताऊंगा आपको इस वीडियो में। चलिए ये यहाँ से आप फ्री लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, तीसरा आपका है स्प्रिंग इंडेक्स, थर्ड वन इज स्प्रिंग इंडेक्स। और स्प्रिंग इंडेक्स बहुत ही सिंपल से, इसको हम सी से नोट करते हैं। और स्प्रिंग इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन कॉइल डायमीटर टू द स्प्रिंग वायर डायमीटर। और अगर इसको मैं मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखूं तो कैपिटल डी अपॉन सिंबॉलिक फॉर्म है स्मॉल डी। ये आपका इक्वेशन है स्प्रिंग इंडेक्स का। ये देखिए डी क्या होता है, ये मैंने बताया था टोटल, ये आपको जितनी गोलाई दिख रही होगी वो डी है। और ये जो आउटर पोर्शन दिख रहा होगा यहाँ से इस पॉइंट से इस लास्ट का है ना, इसमें देखिए स्प्रिंग का कुछ डायमीटर होगा, चाहे 1 mm हो सकता है। तो बाहर से बाहर का जो होगा ये देखिए आउटर, यहाँ से यहाँ तक का एंड का, अगर मैं सेम एंड की बात करूँ तो ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये लास्ट, वो डी आउटर है। इसको बोलते हैं आउटसाइड डायमीटर ऑफ कॉइल। ये होगा आपका इनसाइड डायमीटर डी आई, ये देखिए अंदर का इस पार्ट से इस पार्ट का। और ये सेंटर टू सेंटर जो मैंने बताया था ये पूरा, वो आपका होगा मीन कॉइल डायमीटर, ये डी। और ये स्मॉल डी जो है ये वायर का डायमीटर है, ओके। तो फॉर्मूला देखिए डी आई जो होगा इनसाइड आप कैसे निकालोगे, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। आउटसाइड कैसे निकालोगे, कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट टर्म की बात करता हूं, स्प्रिंग रेट या इसी को बोलते हैं स्टिफनेस। चौथा नंबर स्प्रिंग रेट या इसी को बोलते हैं स्टिफनेस। और अगर आप स्प्रिंग पढ़ रहे हैं तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है स्प्रिंग रेट स्टिफनेस के बारे में। इसको हम के से डिनोट करेंगे। और इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोड अप्लाइड टू दी यूनिट डिफ्लेक्शन, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, लोड अप्लाइड टू दी डिफ्लेक्शन। और यू कैन से the load required to produce a unit deflection, load required to produce unit deflection, ठीक है। तो ये आपका होगा, तो लोड क्या होता है न्यूटन में, डिफ्लेक्शन होगा मीटर या फिर एमएम में, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर और न्यूटन पर एमएम हो गया स्प्रिंग रेट। चलिए अब लास्ट टर्म है पांचवा, पिच। तो देखिए पिच क्या होता है, ये एक आपका कॉइल है इसका और एक सक्सेसिव कॉइल ये है। तो इसका जो सेंटर होगा ये देखिए और इसका सेंटर होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, पिच कहलाएगा। रेंडमली टू सक्सेसिव कॉइल्स का है ना, टू सक्सेसिव कॉइल्स होना चाहिए। तो इट इज एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉइल, एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन adjacent coils in, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अनकम्प्रेस्ड स्टेट। बिकॉज अगर आप कंप्रेस करेंगे तो वहां पर कोई भी जगह नहीं बचेगी पिच के लिए। देख लीजिए इसको मैं कंप्रेस करूं तो आपका पिच बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और ऐसे ये अनकम्प्रेस्ड स्टेट है तो आपको बराबर गैप दिख रहा होगा सब कॉइल्स के बीच में, यही आपकी क्या है, पिच है। चलिए ये तो हो गया। अब नेक्स्ट इसके हम जाने वाले हैं डिजाइन कंसिडरेशन पे, ठीक है। तो याद रखेंगे अब हम लोग इसका डिजाइन करने वाले हैं, तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो इसको आप देख लिए ध्यान से। चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम लोग नया चीज चालू कर रहे हैं, इसका डिजाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे डिजाइन किया जाता है हेलिकल स्प्रिंग का। सो
डिजाइन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ सर्कुलर वायर, डिजाइन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ सर्कुलर वायर। तो चलिए इसका हम डिजाइन कैसे करेंगे, वो बहुत ही सिंपल सा है। तो मैंने अभी आप लोगों को स्प्रिंग, अगर ये देखिए यहाँ पर कुछ लोड लगेगा, हो सकता है इस एंड से लगे, हो सकता है मिडिल से लगे, मिडिल में लगेगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या होता है कभी कभी जब ये रोटेशन के फॉर्म में होता है, ये देखिए, तो अगर टॉर्क मान लो एक एंड पे लगा, ये देखिए टॉर्क मतलब सम काइंड ऑफ ट्विस्टिंग, ठीक है, ऐसे ये देखिए ये, और एक होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, ये देखिए डायरेक्ट जो लगता है। तो दो टाइप से इसका एनालिसिस करेंगे, है ना, एक आपकी ट्विस्टिंग और एक आपका डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है। तो पहले मैं एक सिंपल सा आप लोगों को डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों के लिए, उसी से हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए देखेंगे, सपोज ये मैं आप लोगों के लिए स्प्रिंग बना देता हूँ। तो ये इस तरीके का आपको स्प्रिंग दिख रहा होगा, है ना, ये। तो मैंने बताया ये रोटेट होता है तो ऐसे, तो यहाँ पर टॉर्क आता है ना। और मान लीजिए मैं बोला आप लोगों को डब्लू कहीं से भी अप्लाई हो सकता है, सेंटर से भी हो सकता है और एक कॉर्नर से भी हो सकता है। तो ये दो तरीके से भी हो सकता है ना। तो और ये मैंने आपको बताया था आपका यहाँ से यहाँ तक टोटल होगा कैपिटल डी, मीन कॉइल डायमीटर। तो चलिए अब लेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप सभी चीज़ों को जान चुके हैं जी। कैपिटल जो डी है वो मीन कॉइल डायमीटर है, ठीक है। स्मॉल डी वायर डायमीटर है, और क्या क्या हो सकता है, एन नंबर ऑफ कॉइल्स है, नंबर ऑफ कॉइल्स, एक्टिव कॉइल्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एक्टिव। और एक्टिव का मतलब क्या होगा, ये देखिए, जैसे मान लिया जाए मैंने इस पे लोड लगाया, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए लोड लगाया, तो कुछ स्प्रिंग जो है आपस में कांटेक्ट में आ रही हैं, सभी आपस के कांटेक्ट में नहीं आ रही हैं। तो जितने स्प्रिंग एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही हैं वो उसका, मान लीजिए यहाँ पर 10 कॉइल है और मैं जब इसमें लोड अप्लाई करता हूँ तो 8 या 6 जो है कांटेक्ट में आ रहा है, तो वही एन जो होगा वो होगा, और एन डेज जो होगा वो टोटल होता है, याद रख लेंगे इसको, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स। और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लेनी पड़ेंगी, जैसे एक प्रॉपर्टी हम लेंगे कैपिटल जी, आप लोग को पता है रिजिडिटी होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और कुछ कुछ स्ट्रेसेस आएंगे यहाँ पर, है ना। और लोड होगा W इज इक्वल टू एक्सियल लोड मान सकते हैं, और T आप लोगों को पता है T इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क होगा, ठीक है। और स्ट्रेसेस आएगी यहाँ पर टाउ, ठीक है, टाउ आएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। और स्प्रिंग रेट आप सभी को पता है कैपिटल C डी बाई स्मॉल डी, और डेल हो जाएगा डिफ्लेक्शन, है ना, और स्मॉल जो P होगा वो हो जाएगा आपका पिच। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हमने लिख दिया है। अब आप लोग एक एक करके देखेंगे तो क्या होता है, जब ये W दिख रहा होगा, जब इस पे एक्ट करता है कोई भी एक्सियल लोड, चाहे इस तरीके से हो, तो क्या होता है, वो स्प्रिंग में टॉर्क ट्विस्टिंग मोमेंट सेट हो जाता है, याद रखेंगे। वायर क्या होगा, रोटेट होना चालू हो जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा, वायर जब रोटेट होना चालू होगा तो उसके अंदर ट्विस्टिंग मोमेंट सेट हो जाएगा, ठीक है। जब ये रोटेट बिकॉज ऑफ ये लोड W, बिकॉज ऑफ द लोड W दी वायर स्टार्ट रोटेट्स, तो ये रोटेट होना जब स्टार्ट होगा तो इसके अंदर ट्विस्टिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, याद रखेंगे। तो ये क्यों होगा, बिकॉज ऑफ टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। ये जो ट्विस्टिंग मोमेंट सेट होगा वो किसके कारण होगा, किसके कारण होगा, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस के कारण, याद रखेंगे, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। और इसको हम टाउ 1 से डिनोट करने वाले हैं, टाउ 1 से। तो इसी को मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ। चलिए क्या फॉर्मूला निकलेगी इसके लिए, चलिए देखते हैं। तो ये आपका पुराना इक्वेशन है, जब आप शाफ्ट पढ़े होंगे या कोई
एक पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट ही लेके चलो। सो चलिए, ये आप लोग को क्या दिख रहा है, डिजाइन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ सर्कुलर वायर कर रहे हैं। सो आप देख रहे होंगे, आप लोग को पता है ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू रेडियस। तो ये हमारे पास फोर्स है W और रेडियस है d/2, तो T इज इक्वल टू W इंटू d/2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और हमने शाफ्ट पढ़ा है या कोई भी चीज़ें आप पढ़ी हैं, तो टॉर्क ट्रांसमिशन इज गिवन बाई पाई बाई 16 इंटू टाउ 1 इंटू d3। ओके, अब दोनों इक्वेशन को मैंने कोरिलेट कराया, इक्वेट कराया, तो मैंने क्या पाया, देखिए टाउ 1 इज इक्वल टू 8W/d/3। ये जो टाउ 1 है, बिकॉज मैंने बताया था ये टी किसके कारण निकला हुआ है, ये टॉर्क जो आएगा यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा वो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस के कारण आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन हो चुका है। अब इसको याद रखेंगे, इसको इक्वेशन मान के चलेंगे ए। ठीक है, याद रखेंगे। अब दूसरा, अच्छा इसका डायग्राम जब आप बनाओगे, इसको एनालिसिस जब इसको करेंगे, तो ये देखिए इसका डायग्राम सिंपल सा होगा। ये आप सर्कुलर वायर है, स्मॉल डी मान लेंगे इसको, स्मॉल डी का। तो इसमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये यहाँ से जाएगा इस कंडीशन पे और ऐसे ये होता है, याद रखेंगे। तो ये आपका है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस डायग्राम। अब दूसरा जो होगा, ये पहला तो मैंने आपको बता दिया है ना, जो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की। चलिए देखेंगे डायरेक्ट शियर स्ट्रेस के कारण क्या होता है। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, तो इसके कारण क्या होगा कि हमको पता है स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एरिया। तो हमको पता है यहाँ पर W लोड लग रहा है और एरिया अगर माने तो सर्कुलर वायर है, क्रॉस सेक्शन इसका स्मॉल d है वायर का, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका π/4 इंटू d² होगा, सभी को पता है। चलिए, तो अब डायरेक्ट शियर स्ट्रेस को मैं अगर टाउ 2 मान लूँ, तो टाउ 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको बताइए, W अपॉन π/4 इंटू d²। तो टोटल हो जाएगा 4 ऊपर चले जाएगा 4W अपॉन πd²। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। इसका जब मैं डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डायग्राम दिखाऊं, तो इसका लोड ऐसे पड़ेगा, ये आपका स्मॉल WD है ना, स्मॉल d, और ये आपका इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का कुछ दिखाई देगा, याद रखेंगे। ये किसका है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का डायग्राम है। अब हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट, बिकॉज दो हमको शियर स्ट्रेस मिल चुकी है, एक टॉर्सनल और एक डायरेक्ट। तो हम अब इसका रिजल्टेंट निकालने वाले हैं। तो रिजल्टेंट क्या होगा, चलिए देखेंगे। तो रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस, रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस की बात करते हैं, तो अगर मैं रिजल्टेंट निकाल लूँ टाउ, तो ये हो जाएगा आपका टाउ 1 प्लस माइनस टाउ 2। याद रखेंगे क्यों यूज कर रहा हूँ। तो देखिए ये क्या होगा, आपको पता है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। अब इन दोनों का अगर इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं मैं, याद रखेंगे इक्विवेलेंट डायग्राम, तो ये किस तरीके से बनेगा, याद रखेंगे। ये सेंटर मान लीजिए स्मॉल d का, तो ये जो होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ये ऐसे, याद रखेंगे, ये ऊपर साइड। तो ये इस एंड को बोलते हैं, याद रखेंगे, आउटर एज, आउटर एज। और ये वाला एंड आपका कहलाएगा इनर एज, इनर एज। तो आप देख पा रहे हैं स्ट्रेस की जो वैल्यू दिख रही होगी दोनों एंड पे, ये एक्सपेरिमेंट के बाद मिला है ये वाला डायग्राम। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो इनर एज पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो वो हो जाएगा टाउ मैक्स इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2। अब यहाँ पर प्लस माइनस है, प्लस कब यूज करोगे, बिकॉज ऑफ इनर एज, क्योंकि ज़्यादा है इसलिए। माइनस कब यूज करोगे, आउटर एज। जनरली आपको मैक्सिमम मिलता है, लेना रहता है, इसलिए प्लस ही यूज करते हैं, तो उसके लिए नो डाउट है ना। तो चलिए अब यहाँ पर रख दूँ W, टाउ 1 मैंने निकाला था, याद होगा आप लोगों को, 8WD अपॉन पाई स्मॉल d क्यूब प्लस टाउ 2 4W अपॉन πd²। ये आपको अच्छे से याद होगा ये। चलिए अब यहाँ से मैं ना एक काम करता हूँ, 8WD
अपॉन पाई डी क्यूब को बाहर निकाल देता हूँ, तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा बताइए मुझे। यहाँ पर आपको मिलेगा स्मॉल डी, क्योंकि क्यूब मैंने निकाला है, यहाँ पर स्क्वायर है बस, तो 1 तो बचेगा, अपॉन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो 2 यहाँ पर करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए कैपिटल डी है, यहाँ पर कोई कैपिटल डी नहीं है, तो कैपिटल नीचे आ जाएगा, दिख रहा होगा आपको। तो ये 1 प्लस डी अपॉन जो 2d है, ये दिख रहा है, इतना टर्म जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है, इसको आप मानोगे के एस, याद रखेंगे, क्या मानेंगे इसको, के एस, और ये कहलाएगा आपका शियर स्ट्रेस फैक्टर, याद रखेंगे, क्या कहलाएगा ये, शियर स्ट्रेस फैक्टर। तो इसकी वैल्यू, और इसको मैं क्या तोड़ सकता हूँ, चलिए देखिए यहाँ पर 1 प्लस डी बाई 2d, आप लोगों को पता है, मैंने बताया था C इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होता है। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, स्मॉल डी बाई कैपिटल डी कर दूं, तो 1 बाई सी हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, देखो स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2c। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ सीधा, इसके जगह तो के ही लिख रहा है मुझे, के एस, चलिए फिर से लिख देता हूँ, आप याद आ गया होगा आपको, है ना। तो टोटल क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस है वो आपको मिल जाएगी, टाउ मैक्स इज इक्वल टू के एस को पहले लिख दिया मैं, इनटू क्या निकाला था बाहर, 8WD अपॉन पाई डी क्यूब। ये आपका एक फॉर्मूला बना, ये याद रखेंगे, आपकी स्टैटिक लोडिंग के लिए यूज होगी, स्टैटिक लोडिंग। और दूसरा जो ये वायर का जो कर्वेचर है उसको आप कंसिडर नहीं करोगे, तो नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ वायर कर्वेचर, इसको आप नेग्लेक्ट करेंगे। और यदि आप इसको इंक्लूड करना चाहते हैं इफेक्ट ऑफ वायर कर्वेचर को, तो याद रखेंगे, पहला फॉर्मूला तो आपको बन गया, इसको आप याद रख लें। दूसरा, यदि आप इस इफेक्ट वायर कर्वेचर जो वक्रता बोलते हैं, है ना, उसको आप कंसीडर करना चाहते हो, तो इसके एस की जगह आपको के लेना पड़ेगा, और बाकी फॉर्मूला सेम, 8WD अपॉन पाई डी क्यूब, और ये टाउ मैक्स हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। एक सेकंड, ये देखिए, तो ये जो है आपका, ये इधर के, ये जो के दिख रहा है आपको, इसको क्या बोला जाएगा पता है, वॉल्स स्ट्रेस फैक्टर, WAHLS, वॉल्स स्ट्रेस फैक्टर, याद रखेंगे, वॉल्स स्ट्रेस फैक्टर। और उसकी वैल्यू जो होगी के की, वॉल्स स्ट्रेस फैक्टर की, इसको आप मानेंगे 4C - 1 अपॉन 4C - 4 प्लस 0.615 अपॉन C, याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, इसको हमेशा याद रखना है। ये क्वेश्चन में दिया भी जाता है, नहीं देगा तो भी आपको लेना है, के इज इक्वल टू 4C - 1 अपॉन 4C - 4 प्लस 0.615 अपॉन C। C इज इक्वल टू आपको पता ही है, कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। चलिए ये हो गया। अब आपने यहाँ पर 2 फॉर्मूला देख चुका है ना। अब आपको मैं लास्ट बताने वाला हूँ इसके डिफ्लेक्शन ऑफ कैसे निकालते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग, तो याद रखेंगे। चलिए लास्ट आपका आज का टॉपिक है डिफ्लेक्शन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग। तो ये देखिए कैसे होने वाला है। जो डिफ्लेक्शन होगा, देखिए अब एंगल की बात आ रही, तो डेल अगर मैं मानूं तो ये थीटा डिग्री हेलिक्स एंगल आपको पता ही है, थीटा इंटू क्या हो जाएगा, आपको रेडियस तो लेना ही है, d/2। ये तो ये जो होता है ये थीटा, ये होता है एंगुलर डिफ्लेक्शन, याद रखेंगे, एंगुलर डिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगुलर डिफ्लेक्शन होती है। अब इसको हम कहाँ से निकालेंगे, अब याद रखें, आप लोग को पता होगा ट्विस्टिंग इक्वेशन, और वो होता है T/J इज इक्वल टू, बताइए, टाउ अपॉन R इज इक्वल टू C थीटा या G थीटा बाई L, G थीटा अपॉन L, ये होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, T/J और G थीटा बाई L को क्या करा है, इक्वेट करा है। तो चलिए देखिए, T/J इज इक्वल टू G थीटा बाई L, तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो थीटा इज इक्वल टू T इंटू L हो जाएगा, ये देखिए यहाँ, और G इंटू J इंटू G। अब वैल्यू बताइए, आप लोगों को पता है T बराबर होता है, हम लोग को देखे हैं, W इंटू D/2, और लेंथ आप निकाल सकते हैं पाई डी एन से, याद रखना, स्मॉल n का लेना, नंबर ऑफ स्प्रिंग्स पाई डी एन या 2πr, और J फॉर
पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसकी वैल्यू सर्कुलर सेक्शन के लिए आप सभी को पता है π/32 इंटू d⁴, और g तो कांस्टेंट ही रखना है आपको। चलिए ये इस वैल्यू को, सभी वैल्यू को यहाँ पर हम इस इक्वेशन पे, थीटा वाली इक्वेशन पे रख देंगे। ये थीटा वाली इक्वेशन पे तो क्या मिलेगा, चलिए देखिए, इसको अभी याद रखना है आपको। थीटा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा टी बराबर मैंने बताया था W इंटू कैपिटल D/2 इंटू ये हो जाएगा आपका L पाई D इंटू स्मॉल n डिवाइडेड बाई G होता है J होता है π/32 इंटू 2⁴ d⁴, और ये होता है G। तो क्या क्या कट रहा है आप लोग देखें यहाँ पर, D स्क्वायर बन गया है ना। या फिर एक काम करें, इस पूरे की वैल्यू को डायरेक्ट हम लोग किस में रख देंगे, डेल वाली इक्वेशन पे। इक्वेशन आप याद रखो, डेल वाली इक्वेशन क्या था, थीटा इंटू d/2। चलिए तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आप पाएंगे, देखिए W अकेला है यहाँ पर, मैं W लिख देता हूँ, ओके। और देखेंगे ये 32 तो ऊपर चला जाएगा, ये देखिए 32 ऊपर चला जाएगा, तो ये 16 बार में कटेगा, और ये 2 और है तो 8 आएगा यहाँ पर। आप लोग अच्छे से करके देखें क्या आएगा, 8 आएगा, 8 इंटू D और एक और D, तो D³ हो जाएगा, और n तो सिंगल n ही है। अब देखिए ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो नीचे में क्या बचेगा, G बचा हुआ है और d⁴ बचा हुआ है। तो ये देखिए डेल इज इक्वल टू, आपको टोटल में अरेंजमेंट करके लिख लूँ तो ये हो जाएगा आपको, डेल इज इक्वल टू 8W D³ इंटू n अपॉन G⁴। सो ये इक्वेशन आपको मिल गया है किसका मिला आपको इक्वेशन, डिफ्लेक्शन का। याद रखेंगे आपको, डिफ्लेक्शन जब भी पूछा जाएगा या उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आएंगी, सपोज n दिया है और ये W वगैरह जो भी दिया है, तो आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। ये डेल की बात हो गई। अब एक चीज़ आपको याद होगा, मैंने अभी स्टार्टिंग में इस वीडियो की आपको एक चीज़ के बारे में बताई थी, स्प्रिंग रेट के बारे में। स्प्रिंग रेट या इसी को बोलते हैं, बोला था स्टीफनेस। तो K इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, लोड अपॉन डिफ्लेक्शन। तो ये देखिए यहाँ पर भी उसी तरीके का अरेंजमेंट है, डेल यहाँ पर है, W यहाँ पर है। तो मैं इस इक्वेशन से, देखिए इस इक्वेशन से अगर W को इधर ही रखूँ और डेल को नीचे करवा दूँ और बाकी को उधर ले जाता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो G⁴ ऊपर चला जाएगा और नीचे 8D³ n आ जाएगा। ये देखिए, अब बताइए W अपॉन डेल इज इक्वल टू होता है स्टीफनेस, तो मैं मान लूँगा K इज इक्वल टू G⁴ अपॉन 8D³ इंटू n। ये आपका बन गया स्टीफनेस के लिए इक्वेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखेंगे दोनों इक्वेशन, कोई भी एक याद रख लो, एक ही याद रख लो, ये दोनों आप अपने आप मिल जाएगा। और तीसरा इक्वेशन याद रख लेना जो मैंने बताया था टाउ मैक्स का, ये K होता है, चाहे KS लिखो चाहे K लिखो, कोई भी से लिखो, और बाकी 8WD अपॉन πD³ है ना। ये तो इक्वेशन था आप लोगों का। तो हाँ ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें याद रख ली आपने, तो कोई भी सा न्यूमेरिकल आएगा आपका यहाँ से तो बन जाएगा, ओके। सो इसका जो मैं न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, सेक्शन है, वो नेक्स्ट वीडियो पे लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक आप इसकी बेसिक्स को समझें। और लास्ट में मैं आप सभी के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ, अगर आप लोग बना पाएँ तो बना लें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको बनाऊँगा ही। चलिए जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल सा है, आप लोग इसको बना लें। लास्ट टाइम आपके लिए मैं क्वेश्चन पुट करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है, डिजाइन अ हेलिकल स्प्रिंग फॉर अ मैक्सिमम लोड ऑफ 1000 न्यूटन, ये W मान लेंगे इसको, फॉर ए डिफ्लेक्शन ऑफ 25 mm, डेल मान लेंगे इसको, यूजिंग द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग इंडेक्स 5, मतलब स्मॉल c कैपिटल C इक्वल टू D/D इक्वल टू 5। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस दिया है 420 टाउ मैक्स की वैल्यू, और कैपिटल G मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 84 दिया हुआ है, और K का वैल्यू देखिए 4C-1, तो वॉल्स फैक्टर मैंने बताया था वो आपको दिया हुआ है। डिजाइन करना है आपको, फ्री लेंथ निकालना है, सॉलिड लेंथ निकालना है, सॉलिड लेंथ छोड़ो, फ्री लेंथ निकालो, पिच निकाल लो, मार्जिन निकाल लो, और जो आप लोग चेक करते हैं लास्ट में, है ना, दैट मीन्स शियर स्ट्रेस फैक्टर अप्लाई कर दो। आपको D निकालना है एक्चुअल में, स्मॉल d की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत ही सिंपल सा है, तो उसको देखेंगे और बनाएंगे, ठीक है। तो N निकालना है, NF निकालना है, सॉरी N' निकालना है। तो चलिए उसको मैं नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, थैंक यू।